हिंदुस्तान अपनी आज़ादी से यही कोई 7-8 बरस दूर था। उम्र की झुर्रियों के बीच से झांकते हुए दर्द से सने हुए चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत कमीज पर लगने वाले कुछ सोने के बटन किसी को बेच रही थी। ये बटन बेचते वक्त उसके चेहरे पर एक मुर्दा शांति थी। ये सोने के बटन उसने अपने नन्हे बेटे के लिए बनवाए थे। अप्रतिम स्नेह से जिस तरह दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए दुनियावी रकम ना होने के बाद भी सपनों और लाड़ के खजाने खोल सकती है, ये बटन उसी ममता के खजाने से निकले हुए मोती थे। इस माँ का नन्हा बेटा बड़ा होकर अब इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन हर कैलेंडर की एकादशी उसे दोहरा दुख पहुंचाती थी, क्योंकि उसका बेटा पैदा भी इसी दिन हुआ और चिर निद्रा में लीन भी इसी दिन हुआ। ये कथानक दिखाता है कि संतान के साथ होने पर अभाव में माँ क्या कर सकती है और संतान के साथ ना होने पर वो कितनी मामूली इंसान हो जाती है। ये बूढ़ी औरत राम प्रसाद बिस्मिल की माँ थी। माँ के साथ 2 और महिलाएं भी थी। राम प्रसाद बिस्मिल की दादी, जिन्हें गुजर के लिए लोगों के सामने धार्मिक आस्था वाले लोगों के दान पर निर्भर रहना पड़ा, और बहन की राखी बांधने वाली कलाइयों को लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़े। आज़ादी की कीमत बिस्मिल या उनके जैसे लोगों ने किस हद तक चुकाई, उसकी कल्पना हमें आज़ादी के हर जर्रे से मोहब्बत करवा सकती है। 1897 में 11 जून का सवेरा अगर इंसान होता तो आंगन पर महावर पोत देता, रंगोलियां सजाता, हरी पीली लाल नीली फर्रियां पूरे शहर में बांध देता, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आने वाले थे। हालांकि ग्वालियर के तोमरगढ़ को इससे निराशा हुई होगी, क्योंकि चंबल के किनारे बसे इस शहर को छोड़कर बिस्मिल के पुरखे शाहजहांपुर आ बसे थे। पिता मुरलीधर के घर राम आए थे। पंडित मुरलीधर शाहजहांपुर की नगर पालिका के कर्मचारी थे। मन काम से ऊबा तो स्वतंत्र जीवन की चाह में ट्रांसपोर्ट और ब्याज का काम करना शुरू किया। बिस्मिल के एक बड़े भाई भी थे, जिनकी मृत्यु ने परिवार में भय का माहौल बनाया हुआ था। बिस्मिल की दादी न जाने कितने ताबीज नन्हे राम प्रसाद पर बांध के रखती थी। वर्णमाला का ज्ञान करवाने वाले पिता ने ठीक से ऊ नहीं लिख पाने पर बंदूक की बट से नन्हे बच्चे को पीटा भी था, पर बंदूक का बट उस दिन यूं टेढ़ा हुआ जैसे उसे भी बच्चे की तकदीर का पता हो। एक वर्ण ठीक से न लिख पाने की वजह से पिट जाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल आगे चलकर उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के मर्मज्ञ बने। बड़े बौद्धिक विकास के धनी अंग्रेज़ों को भी उनके बारे में ये कहना पड़ा कि हिंदुस्तान के बागी ना होते तो ये ब्रिटिश सेना के सेनापति होते। राम प्रसाद बिस्मिल सन 1918 में दिल्ली में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर क्रांतिकारियों के लिखे लेख और साहित्य बेचने एक बार पहुंच गए। पुलिस उनके पीछे दौड़ी तो भागकर वो यमुना में कूद गए और तैरकर एक बीहड़ में पहुंच गए। अब वही जगह ग्रेटर नोएडा कहलाती है। माँ मुला रानी के लाड़ प्यार के बीच बड़े हो रहे थे। बच्चों के खेलने की उम्र तक उनमें एक कवि और शायर जन्म ले चुका था। बिस्मिल राम और अज्ञात के तखल्लुस के साथ शायरी करते थे। 1913 वो साल था जब लाला हरदयाल की गदर पार्टी में जुड़े रहकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गदर षड्यंत्र मामले में आर्य समाज के वैदिक पक्ष प्रचारक भाई परमानंद को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले ने राम प्रसाद बिस्मिल के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। फैसला इतना कठोर था कि हथियार खरीदने के लिए उन्होंने अपनी ही लिखी किताबों को बेचा, उनसे पैसा जुटाया और हथियार खरीदे। बिस्मिल की प्रतिज्ञा का एक पक्ष और भी था जो उनके ब्रह्मचर्य से जुड़ा था। आर्य समाज ने उन्हें इतना आकृष्ट किया कि वो ज़मीन पर सोते थे, यहाँ तक कि लहसुन प्याज के अलावा नमक तक उन्होंने खाना बंद कर दिया था। भाई परमानंद को जेल से रिहा कराने के लिए उनके पास हथियार आ चुके थे, लेकिन CF एंड्रूज ने उनको हथियार काम में नहीं लेने दिए। उनके प्रयासों से फांसी की सज़ा बदलकर काले पानी की सज़ा के साथ भाई परमानंद को सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। इधर राम प्रसाद बिस्मिल के ही शहर शाहजहांपुर में एक और क्रांतिकारी 22 अक्टूबर 1900 को उनका साथ देने पैदा हो चुका था। इधर राम प्रसाद बिस्मिल के ही शहर शाहजहांपुर में एक और क्रांतिकारी 22 अक्टूबर 1900 को उनका साथ देने पैदा हो चुका था, और उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। अशफाक बिस्मिल से 3 बरस छोटे थे। अशफाक उल्लाह बेहद रईस ख़ानदान में पैदा हुए थे, जहाँ शायरी, शेर, साहित्य सबका बंदोबस्त था। ये शौक उन्हें उस वक्त जुकाम की तरह लग गया।
अपने नाम में तखल्लुस उन्होंने लगाया हसरत और शायरी करने लगे, लेकिन हर बार उन्हें एक हम उम्र शायर का नाम सुनना पड़ रहा था, वो नाम जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, जिसकी लिखी कोई भी चीज़ अशफाक को उनकी तरफ चुंबक की तरफ खींचते टिन के टुकड़े सा बना देती थी। राम प्रसाद बिस्मिल की रोचकता हावी होने में कोई खास वक्त नहीं लगा। मैनपुरी षड्यंत्र में शायर राम प्रसाद बिस्मिल को ज्यों ही दोषी ठहराया गया, अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल के ही होकर रह गए। अशफाक को अपने जैसा हमसफ़र मिल गया था जो खुद उन्हीं की तरह शायर था और बागी भी। बिस्मिल 3 बरस बड़े थे तो उनसे मिलने की हिम्मत जुटानी थी, और एक दिन एक मुशायरे तक अशफाकुल्लाह ने उनका पीछा किया और मुशायरा ख़त्म होने पर उनसे मिलकर ही माने। बिस्मिल के लिए भी अशफाक जैसा दोस्त मिलना तमन्नाओं का फल ही था। मज़हब की दीवारें बड़े शोर के साथ गिरी। एक ही चमन के 2 फूलों की खुशबू मुल्क की सांसों में खुलने वाली थी। अशफाक की दोस्ती पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से यूं ही नहीं हो गई थी। दरअसल अशफाक के बड़े भाई रियासत की दोस्ती पंडित राम प्रसाद से थी, लेकिन किसी बात पर एक दिन उनका झगड़ा हो गया। रियासत ने उस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बड़े भाई रियासत की ये बात अशफाक से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी अम्मी रोशनबी से इसकी शिकायत की। बोले, राम प्रसाद का मज़हब अलग है तो उसके खून का रंग भी लाल क्यों है। रोशनबी कुछ देर तक अपने बच्चे को अवाक देखती रहीं और फिर बोली, कोई मज़हब बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे लोग ही होते हैं। राम प्रसाद बहुत अच्छा लड़का है, सारी उम्र उसके साथ दोस्त रहना, दोस्ती मत तोड़ना, और ये दोस्ती फांसी के फंदे तक फिर कभी नहीं टूटी। अशफाक के बारे में ये भी एक बात है कि उनके शिक्षक ने उनसे एक दिन कहा किसी बात को लेकर, तुम तो तुलसी हो। बच्चे हंसने लगे तो घर आकर अपनी अम्मी रोशनबी से इसका मतलब पूछा। माँ ने भी वही मतलब बताया जो सच था, साफ और पवित्र। 1918 से 1920 तक अंग्रेज़ों को सीधे चुनौती देने दोनों दोस्त मैनपुरी संघर्ष की तैयारी कर चुके थे। उधर गेंदालाल दीक्षित ने एक संगठन बना लिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधी जंग की तैयारियों की जिम्मेदारी मिली बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को। राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी मैनपुरी के कोसमा गांव की बहू थी। ऐसे में अंग्रेज़ हुकूमत के शक से दूर वो वहीं मिशन स्कूल और आर्य समाज मंदिर में युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे थे, लेकिन तमाम एहतियातों के बावजूद अंग्रेज़ सरकार के मुखबिरों को इसकी जानकारी मिल गई। दोनों दोस्तों ने 2 साल तक जंगलों का अज्ञातवास झेला, लेकिन आगरा, फर्रुखाबाद, मथुरा, एटा, बरेली, पीलीभीत, खीरी, इटावा, कानपुर और राजस्थान तक के 5000 युवा इस संगठन में अब शामिल हो चुके थे। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि संगठन के एक युवा दलपत की गद्दारी इतिहास में लिखे जा सकने वाले इस युद्ध को निगल गई। गेंदालाल दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह बचने में कामयाब रहे। इस आंदोलन की चाह इस तरह की थी कि बिस्मिल की बहन बंदूकें अपने पैरों पर बांधती थी और उन्हें अपने घाघरे में छुपाकर क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने तक बिना पैसे के क्रांतिकारियों के पास हथियारों का अभाव था, जिसे वो धीरे धीरे पाटने की उस वक्त तक कोशिश कर रहे थे। लेकिन कभी गांधी जी की विचारधारा के अनुयायी रहे बिस्मिल और अशफाक अब पूरी तरह गांधी जी के फैसले से खिन्न हो गए। अब वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। अब उनके दल का मुखिया भी उन्हें मिल गया था, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 9 अगस्त यानी अगले दिन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में सरकारी खजाने को लूटा जाएगा। ये योजना भी बिस्मिल की ही थी। दरअसल शाहजहांपुर से लखनऊ तक सफ़र में उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था कि स्टेशन मास्टर पैसों से भरा हुआ थैला गार्ड को देता है और गार्ड उसे स्टेशन सुपरिटेंडेंट को। ऐसे में ये धन लूट लिया जाए तो हथियार जमा किए जा सकते हैं। उन्नाव से चंद्रशेखर आज़ाद, बनारस से मनमथनाथ गुप्त और राजेंद्र लाहिड़ी, बंगाल से सचिंद्रनाथ और केशव चक्रवर्ती, इटावा से मुकुंदलाल, रायबरेली से बनवारी लाल, शाहजहांपुर से बिस्मिल, अशफाकुल्लाह और मुरारी लाल। 9 अगस्त को इन सब ने मिलकर ट्रेन को लूटा। अशफाकुल्लाह ने अपना नाम बदलकर कुमार जी रख लिया और अंग्रेज़ सरकार इस बात से गुमराह हो गई और सुराग नहीं जुटा पाई।
फिर सीआईडी और स्कॉटलैंड यार्ड ने मामले में सबूत जुटाए। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल को पकड़ लिया गया। अशफाक 1 बरस तक नहीं पकड़े गए। लाला हरदयाल से मिलने वो विदेश जाना चाहते थे ताकि गदर पार्टी के मार्फत क्रांति को आगे बढ़ा सकें। वो दिल्ली पहुँचे तो वहाँ उनके एक अफ़गानी दोस्त के धोखे ने उनकी गिरफ्तारी करवा दी। काकोरी कांड के बाद जब बिस्मिल पकड़े गए तो वो भाग सकते थे। दरअसल पहले दिन पुलिस का ज़बरदस्त पहरा रहा, लेकिन अगले दिन सिर्फ एक सिपाही जो बिस्मिल के जानकार रोशन सिंह का चचेरा भाई था, बिस्मिल ने उससे पूछा, तुम परिणाम भुगतने को तैयार हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। संतरी बिस्मिल के पैरों में गिर गया और बिस्मिल ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और बैरक में जाकर फिर से बैठ गए। एक बार फिर ऐसा हुआ, बिस्मिल को शिफ्ट किया जा रहा था और संतरी दूसरे सिपाही से कह रहा था, इनको जंजीर से बांध दो। इस पर पहले सिपाही ने कहा, नहीं, मुझे इन पर भरोसा है, ये भागेंगे नहीं। बीच रास्ते में वो कुश्ती का मैच देखने लगे और बिस्मिल दूर बैठकर इस बात का इंतज़ार करते रहे कि सिपाही मैच देख के लौटे और वो उसके साथ जा सके। बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया, वहीं अशफाक को फैज़ाबाद जेल में। 18 महीने के मुकदमे के बाद सज़ा मुकर्रर हुई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल की दीवारों में भी खुद ही गिर जाने की छटपटाहट तेज हो गई। दीवारों की सीलन को आंसू का नाम दिया जा सकता है अगर बेजान को जान मान लिया जाए। राम प्रसाद बिस्मिल अलसुबह जागे, उन्होंने स्नान किया, ईश्वर की प्रार्थना की, मुस्कुराए और जेल में अधिकारियों के साथ आगे चल पड़े आखिरी सफ़र पर। फांसी के फंदे के सामने उन्हें कोई भय नहीं था, कोई खौफ नहीं था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस कालजयी रचना को उन्होंने अपने शब्दों से आखिरी बार आत्मा प्रदान की। ये कविता बिस्मिल ने कभी नहीं लिखी थी, बल्कि ये पंक्तियाँ थी पटना के अजीमाबाद के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की। लेकिन बिस्मिल उनको बेहद पसंद करते थे और उनके नाम का तखल्लुस बिस्मिल भी उन्हीं से प्रेरित है। इसके बाद जब भी ये कविता कही गई, पढ़ी गई, ये राम प्रसाद बिस्मिल की ही समझी गई। इस कविता और उसके शायर को भी ये फ़ख्र था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे पढ़ा है। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसके बाद फांसी के फंदे पर 2 लाइनें और कही। उन्होंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब ना अहले वलवले है और ना है अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। विश्वानी देव सवितु दुरितानी परसु, ये बोलकर बिस्मिल फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने आज़ादी की दूरी को सैकड़ों वर्ष नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया था, महज 10 साल दूर।